आज के इस क्लास में हम लोग जीव विज्ञान के संबंध में कुछ बेसिक बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान या साइंस किसी भी विषय का वह क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान जो भली भांति किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों पर आधारित होता है, विज्ञान या साइंस कहलाता है। विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। पहला है निर्जीवों का विज्ञान या फिजिकल साइंस, जैसे भौतिकी फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, भूविज्ञान जियोलॉजी, इसमें पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी, जिसमें अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि विज्ञान की दूसरी शाखा है सजीवों का विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस, या उसी को कहते हैं लाइफ साइंस। इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं वो हैं, पहला जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी ZOOLOGY। दूसरा है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी। ये सजीवों के विज्ञान की शाखाएं हैं। यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। इसे क्रमशः जूलॉजी और बॉटनी कहा जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न जंतुओं या प्राणियों, जंतु और प्राणी का एक ही अर्थ होता है, जंतुओं या प्राणियों की शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, बनावट का अध्ययन करते हैं और उसमें होने वाली जैविक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जबकि बॉटनी के अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधों की शारीरिक बनावट या संरचना का अध्ययन करते हैं तथा उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सन 384 से 322 BC यूनान के दार्शनिक अरस्तु या एरिस्टाटिल ने सबसे पहले अनेक जंतुओं के संबंध में, उनकी संरचना के संबंध में, उनकी क्रियाओं के संबंध में, या मुर्गी के अंडे के भीतर चूजे के निर्माण के संबंध में, या जंतुओं के संक्षिप्त प्रारंभिक वर्गीकरण के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया और अपना वर्णन लगभग 500 जंतुओं के बारे में किया। और इसे एक पुस्तक, जिसको उन्होंने कहा हिस्टोरिया एनिमैलियम, उनकी पुस्तक का नाम था, ये महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिया एनिमैलियम। इस पुस्तक में उन्होंने अपना जो वर्णन था लगभग 500 जंतुओं के बारे में, उसे प्रकाशित किया। क्योंकि उन्होंने यह कार्य सबसे पहले किया था, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु या एरिस्टाटिल को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जंतुओं के बारे में ही सबसे पहले अपना अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, अरस्तु या एरिस्टाटिल। प्रारंभिक अध्ययन अरस्तु द्वारा ही किया गया था। इसके पश्चात बायोलॉजी शब्द, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये सन 1802 में दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया, बायोलॉजी शब्द को क्वाइन किया, अर्थात बायोलॉजी शब्द उन्होंने ही सबसे पहले बताया था।
तो ये तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य था कि लेमार्क और ट्रेवेरेनस द्वारा 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द प्रस्तुत किया गया। बॉटनी की बात करते हैं। थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। थियोफ्रेस्टस ये 370 से लेकर के 287 बीसी के मध्य में थियोफ्रेस्टस थे। इन्होंने भी लगभग 500 प्रकार के पौधों पर या लगभग 480 या 500 वनस्पतियों के बारे में इन्होंने अपना अध्ययन किया और हिस्टोरिया प्लैंटेरम नामक पुस्तक में अपना वर्णन प्रकाशित किया। अतः थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का या बॉटनी का जनक कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने जूलॉजी और बॉटनी में अपना प्रारंभिक योगदान किया। इन्हें इनके फादर की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है। इसके संबंध में जीव विज्ञान में जो बातें बताई गई उसमें यह बताया गया कि जीवों के शरीर में चलने वाली असंख्य रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जीवन कहते हैं। इसमें अनेक जैविक क्रियाएं हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित होती हैं। जीवन एक प्रकार की ऊर्जा है जो न तो हम छू सकते हैं और न ही हम देख सकते हैं। जैसे ईमानदारी है, चतुराई है, सुख है, दुख है, ये हमारी सोच में है। इसी प्रकार जीवन भी एक विचार है जो वास्तव में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण किसी भी जीवित वस्तु में पाया जाता है, जिसे हम उस जीवित वस्तु की जैविक अभिक्रियाओं को समझकर या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जीवित है और यह जीवधारी है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। इसमें कई लक्षण हैं, एक एक करके हम इसका वर्णन करेंगे। पहला है आकृति और आकार। यह देखा गया कि सभी जीवों की एक निश्चित आकृति और आकार होता है। आकृति को शेप और आकार को साइज कहते हैं। वयस्क अवस्था में प्रत्येक जीव की एक निश्चित आकृति या शेप होती है और उसका आकार भी निश्चित होता है। आप जितने भी पेड़ पौधों जीव जंतुओं को देखते हैं वो एक निश्चित आकृति प्राप्त करने के बाद ही अपना जीवन समाप्त करते हैं। दूसरा, जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। प्रत्येक जीव एक निश्चित जीवन चक्र पूरा करता है। वह जन्म लेता है, वृद्धि करता है, वयस्क होता है, वृद्ध होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका एक निश्चित जीवन काल होता है या लाइफ स्पान होता है। जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्य का जो जीवन काल है वह 100 वर्ष माना गया है। तो मनुष्य का जीवन चक्र 100 वर्ष में पूर्ण होता है। यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में
100 वर्ष का लाइफ स्पान पूरा करता है। तीसरा, उपापचय। किसी भी उपापचय को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म। किसी भी जीव में उपापचय की रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। वास्तव में जीव में दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ तो निर्माणकारी अभिक्रियाएं होती हैं, निर्माणकारी जैसे संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं। आपने सुना होगा प्रोटीन का संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी निर्माणकारी अभिक्रियाएं हैं जिसमें निर्माण होता है और निर्माण के कारण शरीर की वृद्धि होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को उपचय अभिक्रियाएं कहते हैं या एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस। दूसरा, विनाशकारी अभिक्रियाएं भी जीवों के शरीर में चलती हैं। जैसे आपने सुना होगा श्वसन में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे ग्लूकोज का विघटन होता है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसमें विनाशकारी अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें ग्लूकोज का विघटन कर दिया जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें पदार्थों का विघटन या विनाश होता है उसे हम अपचय अभिक्रिया कहते हैं या कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को सम्मिलित रूप से दोनों को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वास्तव में दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। विनाशकारी अभिक्रियाओं में जैसे श्वसन है, पाचन है। पाचन में भी आप समझेंगे, पढ़ेंगे कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में पाचन की अभिक्रिया के द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं और सभी जीवों में उपापचय की अभिक्रियाएं चलती रहती हैं जिसके कारण हम उन्हें जीवित वस्तु मान सकते हैं। चौथा है कोशीय संरचना। कोशीय संरचना सभी जंतुओं और पौधों में शरीर का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है, सेल्स द्वारा होता है। अनेक जंतुओं और पौधों में केवल एक ही कोशिका का शरीर होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। या पौधों में भी अनेक प्रकार के शैवाल हैं जो एक कोशिकीय हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। ये कोशिकीय संरचना से बने होते हैं, एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय। हम लोगों का शरीर बहुकोशिकीय संरचना से बना हुआ है। पांचवा जो जीवों का या जीवधारियों का लक्षण है वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। हक्सले ने बताया कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात जीवद्रव्य है जहां जीवन है वहां। बिना जीवद्रव्य के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। वायरसेस में चूंकि जीवद्रव्य नहीं होता इसलिए उसे हम जीवित वस्तु भी नहीं मानते। जब वायरस किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं तो उसके जीवद्रव्य पर अपना अधिकार बना लेते हैं जिससे उनमें जैविक अभिक्रियाएं चलने लगती हैं। तो वायरसेस को या विषाणुओं को हम सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहते हैं। जब किसी जीवद्रव्य में प्रवेश करता है तो वह जीवित वस्तु की भांति व्यवहार करता है और जीवद्रव्य से बाहर होता है तो निर्जीव वस्तु की भांति व्यवहार करता है। इसलिए दोनों के बीच की कड़ी के रूप में वायरस को माना जाता है। अगला लक्षण है पोषण।
या न्यूट्रिशन सभी जीवधारियों को अपने वृद्धि के लिए, विकास के लिए या जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो वह अपने वातावरण से लेता है। इस प्रक्रिया को, जिसमें वह अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए बाह्य पदार्थों से भोजन ग्रहण करता है, बाह्य पदार्थों के रूप में भोजन ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण आगे आप पढ़ेंगे 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। हरे पौधों के बारे में आप जानते हैं कि वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो उनका पोषण स्वपोषी पोषण होता है। और दूसरा जो है, ये जंतुओं में पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया होती है, इसे परपोषी पोषण कहते हैं। पौधों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जबकि जंतुओं में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगला टॉपिक है श्वसन। पोषण के पश्चात जो 7वां टॉपिक है वो है श्वसन, या इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थों के जारण के पश्चात या उनके ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा का प्रयोग करके एटीपी का निर्माण होता है, जिससे जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो सम्मिलित रूप से वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों की ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को एटीपी की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि श्वसन 2 प्रकार का होता है, अनाक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन। यदि वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो आक्सी श्वसन, और अगर अनुपस्थिति में हो रहा है तो अनाक्सी श्वसन। ये श्वसन के प्रकार हैं। 8वां है वृद्धि या ग्रोथ। किसी भी जीव के शरीर में, उसके भार में, आकार में, उसकी आकृति में वृद्धि होने की क्रिया को वृद्धि कहते हैं, या आकृति में वर्धन होने की क्रिया को वृद्धि कहते हैं। और वास्तव में किसी जीव की वृद्धि एक सफल उपापचय का अंतिम परिणाम होता है। सफल उपापचय में एनाबॉलिक अभिक्रियाएं अगर अधिक हो रही हैं तो जीव के शरीर के भार में, आकार में वृद्धि होती है। यह देखा गया कि जंतुओं के शरीर की वृद्धि एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है, जबकि पौधों में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, विभज्योतिकी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनके कारण उनमें आजीवन वृद्धि होती रहती है। जन्म से मृत्यु तक पौधों में वृद्धि होती रहती है। 9वां है गति और गमन। या इंग्लिश में कहेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जंतुओं में तो गति और गमन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, किंतु पौधों में यह थोड़ी सीमित होती है। कुछ पौधों में आप देख सकते हैं। गति और गमन किसे कहते हैं? किसी भी जीव के शरीर के विभिन्न भागों का हिलना डुलना या स्थान परिवर्तन करना मूवमेंट या गति कहलाता है, जबकि संपूर्ण शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना गमन या लोकोमोशन कहलाता है। जंतुओं में गति और गमन तो स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन कुछ पौधों में, जैसे छुई मुई की पत्तियों में या कमल और कुमुदनी की पंखुड़ियों में, हम गति देख सकते हैं। गमन बहुत सूक्ष्म स्तर के पौधों के कुछ भागों में, जैसे स्पोर्स में, बीजाणुओं में हमको दिखाई देता है। तो ये गति और गमन सजीवों का या जीवधारियों का ये विशेष लक्षण था। 10वां लक्षण है उत्सर्जन।
उपापचय की अभिक्रियाओं में उत्सर्जन भी एक प्रक्रिया है। उत्सर्जन या एक्सक्रीशन उपापचय की क्रियाओं में अनेक ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए या जीवों के शरीर के लिए, पेड़ पौधों में भी ये उपयोगी नहीं होते। ऐसे पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इनके शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है या यूरिया है, और निम्न स्तर के जीवों में जैसे मछलियों में नाइट्रोजन युक्त अमोनिया है या कीट पतंगों में यूरिक एसिड है। इन पदार्थों की उपयोगिता नहीं होती, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। ये शरीर से बाहर निकलना इनका आवश्यक होता है, तो इन्हें बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ विशेष बात है, कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि कार्बन युक्त पदार्थ है, तो CO2 के उत्सर्जन को कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन कहते हैं। कार्बोनेशियस उत्सर्जन, कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों जैसे अमोनिया या यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये जो जल से बाहर जीव रहते हैं, जैसे हम लोगों में या मनुष्यों में या मेढक में, अन्य जानवरों में, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय भैंस में, इन सभी में यूरिया का उत्सर्जन होता है। ये नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो इन पदार्थों को बाहर निकलने की क्रिया को नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन कहते हैं। नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन। ये उत्सर्जन के दो प्रकार हो गए, कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन और नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन। अगला है प्रजनन। ये 10वां हो गया। इसके बाद 11वां जो टॉपिक है प्रजनन। या रिप्रोडक्शन। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, री अर्थात पुनः, प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन। जीवों का अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अपने जैसी फोटोकॉपी बनाने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और शरीर के ऐसे अंग जो प्रजनन में भाग लेते हैं, प्रजनन अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसे आप जैव प्रक्रम में एक एक करके सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है संवेदनशीलता और अनुकूलन। एक और जो जैविक प्रक्रिया है अंतिम, संवेदनशीलता और अनुकूलन। इंग्लिश में सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। सभी जीवों में, यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, जिसे हम उद्दीपन या स्टिमुलस कहते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसे कहते हैं उद्दीपन या स्टिमुलस। तो इन उद्दीपनों के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं होती हैं या जो रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम रिस्पांस कहते हैं। रिस्पांस, उद्दीपन के प्रति रिस्पांस या अनुक्रिया होती है। इसको उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे हमारे शरीर के बाहर जो भी परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा।
नाक से हम गंध में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख से प्रकाश या रंग या अंधकार, इन सब का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीभ से स्वाद का या कान से ध्वनि का परिवर्तन होने का हम बता पाते हैं। इसी प्रकार गर्म, ठंडा या नुकीला, खुरदरा, चिकना, इन सब चीज़ों का ज्ञान हम अपने त्वचा द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को कहा जाता है उद्दीपन। और उद्दीपनों को हम ग्रहण कैसे करते हैं? अपने ग्राही अंगों द्वारा या संवेदी अंगों द्वारा, रिसेप्टर ऑर्गन्स के द्वारा। और उनके विरुद्ध हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु है, अनेक प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, जिनके उपस्थिति के कारण हम उन उद्दीपनों के विरुद्ध रिस्पांस या अनुक्रिया करते हैं। उनके प्रति हम जो रिस्पांस देते हैं, इन सभी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति के हाथ में, उंगली में पिन चुभोएं तो वह अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। जो पिन था, पिन चुभोने की क्रिया एक उद्दीपन थी और हाथ हटाने की क्रिया एक संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता थी, उसका रिस्पांस था। तो उद्दीपन के विरुद्ध रिस्पांस देने की क्रिया को हम संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहते हैं। अनेक परिवर्तनों के प्रति जीवों का शरीर अनुकूलित हो जाता है, वो उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे यदि बहुत अधिक गर्मी पड़ती है किसी स्थान पर, तो वहाँ के जीवों के शरीर में बाल कम हो जाता है। जिन स्थानों पर ठंडक ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर बाल अधिक हो जाते हैं शरीर में, जिससे कि वो उस वातावरण के परिवर्तन को एडाप्ट कर सके और अपने शरीर को अनुकूलित कर सके, वहाँ पर वह जीवित रह सके। तो संवेदनशीलता और अनुकूलन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आपने अभी तक जीवधारियों के लक्षण पढ़ा। इनमें से ये सभी लक्षण यदि किसी भी वस्तु में उपस्थित हैं तो उसे हम जीवित वस्तु कहेंगे और हम ये कहेंगे कि उसमें जीवन है। और यदि ये लक्षण नहीं है तो उसे हम निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत वर्गीकृत कर देंगे। हमारा अगला टॉपिक जो होगा जैव प्रक्रम, उसे मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।